नवसेना गुरुकुल एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ कि मैं आप लोगों से मेरी मुलाकात 7 नवंबर को मेरा एक फर्स्ट छोटा शॉर्ट्स से हुआ था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको यदि बिहार के रिलेटेड एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बीपीएससी टीचर, एसटेट, सीटेट और रेलवे रिलेटेड एग्ज़ाम, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इससे संबंधित जो कोई भी समस्याएँ हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे और उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी सफलता पा सकें। 1 से 2 अटेम्प्ट में कैसे हम उस एग्ज़ाम में सफल हो सकें, इसके बारे में मैंने बताया था। तो मैं बता दूँ, मैंने जो कुछ भी कहा, बिल्कुल ही सही कहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक चैनल बना दिया गया है और इतनी प्रॉमिस करने के बाद, उसके बाद से तो कोई वीडियो आया ही नहीं। हाँ, कुछ बीच में मेरे कुछ शॉर्ट्स मैंने डाले थे। एक्चुअली जो आपके पास पढ़ाई के मटेरियल डालने के लिए जो मुझे टाइम देना था, वो टाइम मैं दे नहीं पाया क्योंकि हमारी कुछ सोशल कमिटमेंट थी, हमारी फैमिली कमिटमेंट थी और अब से मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू रहने का। तो अभी हम आप लोगों को उसी में से जो कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, उसमें से एक छोटा-सा टॉपिक में आज एक छोटा-सा सेगमेंट्स लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसके बारे में आज हम डिटेल्स में डिस्कस करते चलेंगे कि किस-किस तरह से वेरियस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जो इन्हीं एग्ज़ामों व्यू ग्रुप डी, ग्रुप सी, आरआरबी, एनटीपीसी जो आने वाले एग्ज़ाम है, बीएस, बीएचईएल, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम है, बीएसएससी के होने वाले हैं, बीएसएससी ग्रेजुएशन लेवल भी आएँगे तो या बीपीएससी टीआरई 4 का होने वाला है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसके बारे में आपको ये बताते चलेंगे कि कौन से जगह से, कौन से लाइन से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने का, ठीक है? तो आप जान रहे होंगे या नहीं भी जानते हैं, मैं बता दूँ कि कोई भी पुरस्कार सेगमेंट यानी जो कोई भी पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में जो दिया जाता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहती है और लगभग हर कॉम्पिटिशन में 1 ना 2 1 या 2 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड ज़रूर ही होते हैं। तो उसी पुरस्कार सेगमेंट में से एक छोटा-सा सेगमेंट पिकअप किया हूँ वो नोबेल पुरस्कार है, जो आज मैं नोबेल पुरस्कार के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि ये क्यों दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, किस-किस क्षेत्र में दिया जाता है, कितनी क्या-क्या चीज़ें इस पुरस्कार के अंदर मिलती हैं। जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नोबेल पुरस्कार। जैसा कि हमने बताया, नोबेल पुरस्कार के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है? किस फील्ड में दिया जाता है? हमारे भारतीयों को कब-कब नोबेल पुरस्कार मिला है? किस-किस क्षेत्र में मिला है? क्यों मिला है? किसके लिए मिला है? ये भी हम जानकारी लेके चलेंगे। ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख तथ्य नोबेल पुरस्कार से जुड़े जो भी प्रमुख तथ्य हैं, एक ब्रीफ में हम उसकी जानकारी लेंगे। हम बहुत आपको ख्याली नहीं बनाएँगे, हम इतना ही करेंगे जितने कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो अभी एक आप देख रहे होंगे आपके सामने एक पिक्चर आया, पिक्चर ये देखें, ये पिक्चर किसका है? ये जो लेज़र लाइट आपको दिख रहा होगा, ये पिक्चर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे, स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे। इसी के ही वसीयत के अनुसार नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है और इसी के बदौलत ये स्टार्ट हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल पुरस्कार की स्थापना 10 दिसंबर 1901 को हुआ। ये जो साइंटिस्ट थे, स्वीडन के साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इनकी इनका डेथ 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को हो गया। 10 दिसंबर
1901 ईस्वी में। और ये अपने पीछे कुछ वसीयत छोड़ गए। उस वसीयत में इन्होंने जो कुछ भी लिखा, उसी के अनुसार से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है। इसके अनुसार था कि ये जो अपने पीछे जो भी संपत्ति छोड़ गए, उस संपत्ति से जो भी इनकम होगा, उस इनकम के अनुसार जो भी मानव शांति के लिए पिछले साल कार्य किए होंगे, उसे ये पुरस्कार दिया जाना निश्चित किया गया। तो पुरस्कार अब कोई भी पुरस्कार की बारी आती है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर पुरस्कार किन-किन श्रेणियों में दिया जाता है? क्या कुछ श्रेणियाँ हैं या एक ही तरह से सभी पुरस्कार एक ही फ़ील्ड में दिए जाते हैं? तो इसी तरह नोबेल पुरस्कार की 5-6 श्रेणियाँ हैं। पहले तो इनिशियली 5 श्रेणियाँ बनाई गई थी और छठा श्रेणी जो है, वो मेमोरियल प्राइज़ के रूप में इसको ऐड किया गया। तो पहला श्रेणी है भौतिकी, भौतिकी भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। दूसरा है रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तीसरा है चिकित्सा विज्ञान। चौथा है साहित्य। पांचवा है शांति। और छठा जो मैंने बात किया था, छठा को बाद में जोड़ा गया, 1968 में जोड़ा गया, जो कि एक्चुअली नोबेल समिति का पुरस्कार नहीं था। वो एक जो स्वीडिश बैंक थी, जो सेंट्रल बैंक, उन्होंने एक पुरस्कार देना चाहा और उसे स्मृति पुरस्कार के रूप में, अल्फ्रेड नोबेल जी के स्मृति के रूप में उसको स्थापित किया और उसको नोबेल पुरस्कार से लोग आजकल ऐड करके पढ़ते हैं। बट वो एक्चुअल नोबेल पुरस्कार नहीं है। बट हम अभी समझेंगे कि इसको भी नोबेल पुरस्कार में ही हम लेके चलते हैं। ठीक है? अब पुरस्कार में क्या दिया जाता है? पुरस्कार में एक गोल्ड मेडल दिया जाता है एंड एक प्रशस्ति पत्र, जो एक सर्टिफिकेट होता है, गोल्ड मेडल, प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। जो स्वीडन की मुद्रा है, वो क्रोनर में गिनती जानी जाती है। जैसे हमारे इंडिया की मुद्रा रुपीज में होता है, तो इसे स्वीडन की मुद्रा क्रोनर में होती है। अब वितरण अब वितरण जो है, ये सभी पुरस्कार अलग-अलग जगहों पे दिए जाते हैं। तो क्या है, 5 क्षेत्र के पुरस्कार एक ही जगह पे दिए जाते हैं। 5 क्षेत्र के पुरस्कार एक ही जगह पे दिए जाते हैं। वो क्षेत्र है भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति। सॉरी, माय मिस्टेक। शांति पुरस्कार यहाँ पे नहीं दिया जाता है। माय मिस्टेक। शांति पुरस्कार है दूसरी जगह पे दिया जाता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जो है, स्टॉकहोम जो स्वीडन के कैपिटल है, वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है? भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र के पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल भी है। और एक शांति का नोबेल पुरस्कार है। शांति का नोबेल पुरस्कार ये ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली है, ऐसे ही ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम अभी तो हम पढ़ रहे हैं पुरस्कार की श्रेणी, लेकिन हम यहाँ से एक चीज़ और भी देख सकते हैं। आप लोगों ने कभी-कभी अपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी कंट्रीज़ एंड कैपिटल से रिलेटेड कोड टाइप में सेट करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ से हम कंट्री का कैपिटल भी पढ़ ले रहे हैं। कौन-कौन से? 2 कंट्री हैं, एक स्वीडन, एक नॉर्वे। स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम एंड नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। शांति का पुरस्कार नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग सभी। ऐसे क्वेश्चन में मतलब अच्छे से जो पढ़े होते हैं, वो भी कभी-कभी फँस जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल सा थिंकिंग होता है, एक नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट स्वीडन के थे, स्वीडन की गवर्नमेंट देती है, तो और क्षेत्र के पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते होंगे। बट जिन्होंने इस बातों का ध्यान नहीं रखा कि एक शांति का पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है, तो फिर वो इसे क्वेश्चन में गलत कर जाएँगे और उनका जो सही मार्क्स है, वो तो जाएँगे ही जाएँगे, एक नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसा मैं ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल जी ने किया था 1867 ईस्वी एंड 10 दिसंबर जो उनकी पुण्यतिथि है, डेथ डे जो है अल्फ्रेड नोबेल का, उनको नोबेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो कभी क्वेश्चन ऐसा है नोबेल डे के बारे में,
तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं, डील कर सकते हैं कि 10 दिसंबर, ओके। एंड डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? फ्रेड नोबेल ने। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? अभी हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ कि नोबेल पुरस्कार से जुड़े ही नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ कि 2024 का नोबेल पुरस्कार की अभी हाल-फिलहाल में ही 2-3 वीक पहले घोषणा हुई है, जो अभी तो घोषणा हुई बट उसको दिया जाता है 10 दिसंबर के दिन, ठीक है? तो अभी घोषणा हुआ है, उस घोषणा के बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं कि 2024 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा किसके-किसके नाम हुई। ये आप देख रहे हैं? अवार्ड विनर आपको फ़ोटो दिख रहे हैं? मीन्स इसमें 2 लोगों को मिलता है, इसमें 2 लोगों को मिला है, इसमें 3 लोगों को मिला है। अब ये फ़ील्ड कौन-सा है, ये फ़ील्ड कौन-सा है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये फ़ील्ड है पहला भौतिकी का। ये भौतिकी का फ़ील्ड है। इसमें से जो अवार्ड विनर थे, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जियोफ्री ई हिंटन। जॉन जे हॉपफील्ड, जियोफ्री ई हिंटन। ये दोनों को ही ये नोबेल पुरस्कार कंबाइंड रूप में दिया गया है। और वो उसको क्यों दिया गया? किस चीज़ के लिए दिया गया? मशीन लर्निंग और कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क में उनकी खोज के लिए। मशीन लर्निंग और जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो जानकारी उन्होंने उसके बारे में खोज किया, उसके लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अब उससे क्या हुआ कि ये खोज करने से क्या हुआ, भौतिकी क्षेत्र में नए शोध और तकनीकी विकास संभव हुआ है। ठीक है? तो पहला फील्ड है भौतिकी। हॉप फील्ड में आप कभी देख रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड के जैसा कुछ इसमें आ रहा है फीलिंग्स। एंड हिंटन न्यूटन। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मैग्नेटिक फील्ड और न्यूटन मीन्स फील्ड समथिंग फील्ड इज देयर एंड टन इज देयर टन ओके। तो हाफ फील्ड ये भौतिकी का प्राइज दिया गया। एंड अदर फील्ड है रसायन विज्ञान का पुरस्कार 3 लोगों को कंबाइन रूप से दिया गया है। 3 में कौन है? डेविड बेकर, टेमिस हसाविस और जॉन एम जम्पर रसायन विज्ञान में दिया गया है। डेविस ह डेविस बेकर ने डेविस बेकर ने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन तैयार किया। क्या किया? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन तैयार किया डेविस बेकर एंड ये दोनों ने मिलकर जो ये हैं डेमिस हसाविस और जॉन एम जम्पर उन्होंने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी किया। ठीक है? प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी की प्रोटीन कैसे बनते हैं मीन्स वो बता सकते हैं कि आगे कैसे बनेंगे। और प्रोटीन अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ावा मिला। यह है रसायन विज्ञान। ठीक है? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को कंबाइन से दिया गया। तो मैं यहाँ बता दूँ आप लोगों को कि नोबेल पुरस्कार कंबाइन रूप में मैक्सिमम 3 पर्सन्स को ही दिया जा सकता है। और इस जो 3 पर्सन्स को अवार्ड मिले हैं, जो 11 मिलियन करोड़ हमने पढ़ा था, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनकी समझ के अनुसार, उनका योगदान के अनुसार। तो इस जो 11 मिलियन करोड़ है, ये उसमें 50% इन्हें मिला, डेविस बेकर को, जिन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन तैयार किया। एंड जो 50% अमाउंट था उसमें ये दोनों ने शेयर किया मीन्स 50% 5500 मिलियन करोड़ ये अकेले को मिला एंड 5500 मिलियन करोड़ ये दोनों ने मिलकर रिडिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है? तभी हम कवर हो गया है 2 फील्ड भौतिकी एंड रसायन विज्ञान। अभी और 4 फील्ड बचे हैं। उसके बाद कौन सी फील्ड है? तो ये फील्ड है चिकित्सा। चिकित्सा का है चिकित्सा जिसको फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन भी बोलते हैं। इसमें विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन इसको मिला है। इसको किसके लिए मिला है? ये इन्होंने काम किया मैक्रो आरएनए की खोज और उसके जीन विनिमय में भूमिका। माइक्रो आरएनए के द्वारा जीन में भी चेंजेस अब हो सकते हैं। पहले क्या हम लोग जानते थे? जेनेटिक बीमारी नो इलाज। बट इन्होंने जो खोज किया है कि जेनेटिक बीमारी जो जीन में कुछ प्रॉब्लम होती है उसको भी अब सही करके उस बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है। ये दोनों को कंबाइन रूप से ही विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रूबकुन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। किसके लिए? माइक्रो आरएनए की खोज और उसके जीन विनिमय में भूमिका के लिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये जीवों के विकास और कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है? तो अभी बताऊं
कि जो हमने पढ़ा, फर्स्ट तो श्रेणी का क्वेश्चन बनता है कि किस फील्ड में किसको मिला? नोबेल पुरस्कार किस फील्ड का किसको-किसको मिला? एंड कभी ये से डीप क्वेश्चन होते हैं, पूछा जाता है कि किस योगदान के लिए मिला? समटाइम्स इसे भी पूछ सकते हैं, उसको मिलान करने के रूप में या कूट के रूप में, कौन-सा मैचिंग हो रहा है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि एक-एक फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं और मैंने उतना ही इंक्लूड किया है, जितनी आपकी आवश्यकता है। चौथा फील्ड है साहित्य, साहित्य लिटरेचर। लिटरेचर में हान कांग, ये साउथ कोरिया की एक राइटर है, साउथ कोरिया के राइटर हैं हान कांग, जो गहन काव्यात्मक कृति के लिए इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने ऐतिहासिक आघात और मानव जीवन को नई दिशा प्रदान करने प्रदान करेंगे। ठीक है, ये लिटरेचर से में उन्होंने गहन काव्यात्मक कृति के लिए उनको मिला है लिटरेचर। और शांति, शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन की निहोन हिदांक्यो को मिला है। ये संगठन है, कोई इंडिविजुअल नहीं, संगठन को मिला है। मीन्स ये प्राइज जो है, ये कोई पर्टिकुलर संगठन को भी दिया जा सकता है, किसी आदमी में शेयर भी किया जा सकता है, 2 के बीच भी, 3 के बीच भी, बट मैक्सिमम 3 लोगों के बीच ही दिया जा सकता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है किसे? जापानी संगठन निहोन हिदांक्यो को, जो ये परमाणु हथियार के खिलाफ जागरूकता फैलाने और विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने की दिशा में उनके प्रयास के लिए। जो आप लोग ये पढ़े हो, आप लोगों को याद होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने एटम बम गिराया था। एटम बम के बाद वहाँ पे बहुत ही त्रासदी आई थी और जो आज भी जेल रहे हैं, तो उसी त्रासदी को देखे हुए जो जीवित लोग हैं, उन्होंने एक संगठन बनाया और उन्होंने अपने मन में ठाना, पूरे दुनिया को ये संदेश पहुँचाना है कि परमाणु हथियार कितना भयानक है, भयावह है। तो इन्होंने परमाणु हथियार के खिलाफ जागरूकता फैलाने और विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास करने के लिए एक संगठन बनाया। वही संगठन का नाम है निहोन हिदांकी। उसी संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 का मिला है। छठा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डैरन एसिमोवलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, जो इन्होंने तीनों ने बराबर-बराबर के अमाउंट को अपने बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट किया है। ये तीनों ही अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज विनर हैं। डैरेन एसिमोवलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। सन इसको कहते हैं ग्लूसन, ग्लूशन, शन, ग्लूसन, ग्लूशन है ना? एसिमोवलू एंड ग्लूशन। ये 3 नाम है अर्थशास्त्र के, जो संतानों के विकास और उनकी भूमिका पर उनके शोध के लिए दिया गया है। ठीक है? तो अभी हमें जो है, जो कितने किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये 2024 का कवर हो गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो आजकल जो एग्जाम में प्रोस्पेक्ट्स चल रहे हैं क्वेश्चंस के, नॉर्मली लेटेस्ट में जो घोषणा हुई है उससे रिलेट करते हैं, बट आजकल 1-2 साल पहले की क्वेश्चन को पूछे जाने की ट्रेंड बन गया है। मैं जो देख रहा हूँ अगर एग्जाम्स में, आज नोबेल पुरस्कार घोषणा हुई, ये करंट टॉपिक है, ये करंट अफेयर्स के अंदर आपको हर कोई पढ़ाएंगे, परंतु और हर कोई बताएँगे कि 6 महीने के अंदर की करंट अफेयर्स पढ़ लो, हो जाएँगे। 6 महीने के अंदर में ये कवर भी हुआ, इससे रिलेटेड टॉपिक है, बट आज का ट्रेंड ये हो गया है, नोबेल पुरस्कार के बारे में ही पूछेंगे, लेकिन वो पूछेंगे 2023, 2022। तो मैं आप लोगों को ये कार्य सौंपूँगा कि आप लोग खुद 2023 और 2022 के नोबेल पुरस्कार विनर का इसी 6 फील्ड में सेम इसी तरह से ही एक चार्ट बना लें, 22, 23, 24, और जिसको जैसे भी सुविधा होती है वैसे याद रखें। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएँगे, लेकिन 24 से भी आ सकते हैं, 23 से भी आ सकते हैं, 22 से भी आ सकते हैं। ये 3 इयर्स के कम से कम आपको याद रहना रखना पड़ेगा, ठीक है? तो आजकल के ट्रेंड के अनुसार जो एग्ज़ाम के ट्रेंड चलते हैं, उसके अनुसार से चलेंगे, तभी हम कॉम्पिटिशन को जल्दी क्रैक कर पाएँगे। अदरवाइज़ वरना हम ज़िंदगी भर पढ़ते रहेंगे, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है दुनिया में, ज्ञान लेते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, लेकिन यदि हमारा टारगेट है, हमको नौकरी में सक्सेस होना है, तो हमें उस तरीके से पढ़ना है, ट्रेंड को समझना है कि एग्ज़ाम के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं, इसी इवेंट से रिलेटेड इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर। अभी हमने पढ़ लिया 2024 का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, 23, 22 का आप लोग गूगल सर्च करके या कहीं से भी जिनके पास कोई बुक होगी, उससे आप सर्च करके
पढ़ लेंगे, उसके एक नोट्स बनाएँगे, ठीक है? अभी हम इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर के से रिलेटेड भी क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो मैं इस पे अभी डिस्कस करूँगा। हमारे भारतीय को कब-कब, किस-किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, सबसे पहले किसको मिला, किस क्षेत्र के योगदान के लिए मिला, ठीक है? नोबेल पुरस्कार से ही रिलेटेड जो एक महत्वपूर्ण है, इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि कितने भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनको किस-किस फ़ील्ड में पुरस्कार मिला, कब-कब मिला, किस-किस योगदान के लिए मिला है। हम अब इंडियन नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। वैसे नोबेल पुरस्कार के बारे में ये कहें तो आजकल जो है पिछले सालों के भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा-सा टास्क देना चाहूँगा। मैंने 24 का विनर का बताया है। आप 22 एंड 2022 एंड 2023 के जो भी विनर हैं, उनके लिस्ट आप कलेक्ट करेंगे, चाहे वो इंटरनेट से हो या आपके पास कोई भी प्रीवियस बुक होगा, मैगज़ीन होगा और उसको भी याद रखेंगे क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है और यूँ तो ये करंट टॉपिक्स है नोबेल पुरस्कार, लेकिन इसी से रिलेटेड आपको हो सकता है 2023 के बारे में पूछा जा सकता है कि 2023 का शांति में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो अभी हम इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में जानकारी देते हैं आपको। इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर, अब इस इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर के अंदर कि कौन से क्षेत्र में, कौन से फ़ील्ड में सबसे पहले दिया गया, सबसे पहले किसे नोबेल प्राइज़ मिला, है ना? तो उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि पहला नोबेल पुरस्कार हमारे इंडियन को मिला है। और ये किस फील्ड में मिला है, इस चीज़ को जानना अति आवश्यक है क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहला भारतीय नोबेल किस क्षेत्र में मिला? तो ये है लिटरेचर, जिसको कि साहित्य कह सकते हैं। हिंदी में जब कभी क्वेश्चन आता है तो साहित्य लिखेंगे और इंग्लिश के ऑप्शन से भी समझ सकते हैं लिटरेचर, जो कि 1913 में दिया गया था रविंद्र टैगोर नाथ जी को। ठीक है? तो इससे 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक छोटी-सी लाइन है और 3 क्वेश्चन पू बन रहे हैं कि इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर कौन थे? रवीन्द्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज़ कब मिला? फर्स्ट इंडियंस को नोबेल प्राइज़ कब मिला? तो 1913। किस क्षेत्र में मिला? तो लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है? और सेकंड जो है नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन। सीवी रमन जी को 1913 में 30 में मिला था, वो फिज़िक्स में योगदान के लिए। फिजिक्स में किस चीज़ के लिए? वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट्स। वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कि आप जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लालिमा देखते हैं, सूर्योदय से पहले लालिमा और सूर्यास्त के बाद जो लालिमा दिखती रहती है, वो जो होती है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है। इस प्रिंसिपल के बारे में सीवी रमन ने बताया। अभी मैं यूँ बता दूँ कि जीएस पार्ट में भी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि जिन्होंने प्रीवियसली कभी एग्ज़ाम अटेंड किया होगा, तो उनको पता चला होगा कि कभी क्वेश्चन आते हैं कि जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो लालिमा दिखती है, वो किस प्रकार की भौगोलिक घटना के अंतर आता है। तो उसमें ऑप्शन आपको कभी-कभी मिलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जीएस के पार्ट को भी इधर से कवर कर पा रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट है पॉइंट थर्ड। थर्ड है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो है थर्ड नोबेल प्राइज़ विनर थे, जिनको 1968 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए मिला और मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में यह भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ये उनको मिला है इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है? कि प्रोटीन जो हमारे शरीर के अंदर बनता है, जेनेटिक कोड के जेनेटिक कोडिंग करके बनता है, ठीक है? तो इसका प्रिंसिपल इन्होंने दिया था कौन? हरगोविंद खुराना। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन ये भी बन रहा है, कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि थर्ड नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये हरगोविंद खुराना। या बोले चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? हरगोविंद खुराना, ठीक है? कभी-कभी आप लोगों ने एग्ज़ाम में अटेंड किया होगा तो ये कूट के रूप में भी बना के दिया जाता है क्वेश्चन। जैसे आपको कुछ नाम दे दिए जाएँगे
और उनका क्षेत्र दे दिया जाएगा। क्षेत्र को मिक्स अप कर दिया जाएगा जो आपको कोर्ट में अरेंज करना होता है, ठीक है? तो जब आपको ये मालूम रहेगा किस फ़ील्ड में किनको मिला है तो आप बेटर इसको अरेंज कर सकते हैं। और ये इंडियन की बात आती है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्योंकि इंडियंस मीन्स किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट स्पेसिफिक हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक हो, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और किसी भी लेवल में कोट बना के पूछा जा सकता है। ठीक है? नेक्स्ट है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी को 1979 में पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था फॉर वर्किंग इन ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी। जो भी ह्यूमैनिटी थे, सफरिंग पर्सन, उसके लिए 1979 में मिला था पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। मदर टेरेसा के बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला फॉर स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस इम्पोर्टेंट टू स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। अब ये टॉपिक क्या है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, छोटा छोटा वो प्रोग्रेस होता है, उसका पोषण होता है और बच्चे से वो धीरे धीरे यंग होते हैं, बूढ़े होते हैं और उसके बाद डेथ होती है। सेम उसी तरह से जो हम स्टार देखते हैं लाइक सन, इनका भी बर्थ होता है और लास्टली ये डेथ होता है। इसके बारे में इन्होंने स्टडी किया कि कैसे इसके बीच में कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हैं और इन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट दिया। अगेन मैं बोलूँगा दोस्तों कि चंद्रशेखर लिमिट के बारे में कभी कोई क्वेश्चन आता है। चंद्रशेखर लिमिट ये बताता है कि कोई भी जो स्टार बर्थ लिया है, वो सन से कंपैरिज़न करके उसकी मतलब डेथ को एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेथ किस रूप में होगा, आइदर ड्वार्फ स्टार और न्यूट्रॉन स्टार के रूप में, ठीक है? तो अभी मैं इस चीज़ को ज़्यादा डील नहीं करूँगा, बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ते हुए हम अदर टॉपिक्स से भी कोरिलेट कर सकते हैं। इससे हमें ये ज़्यादा देर के लिए कोई भी टॉपिक याद रहता है, ठीक है? तो अभी फिज़िक्स के हम देखें तो फिज़िक्स में ये सेकंड नोबेल प्राइज़ हो गया है। इस अनुसार से कभी ये पूछा जाए कि फिज़िक्स में नोबेल पुरस्कार, तो एक पहला सीवी रमन जी को मिला था एंड जो था दूसरा 1983 में एस चंद्रशेखर, जो साइंटिस्ट थे उनको मिला था फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। अमर्त्य सेन को मेमोरियल प्राइज इकोनॉमिक साइंस मिला 1998 में, जो पहला इकोनॉमी का प्राइज था। जैसा कि मैंने बताया था कि इकोनॉमी साइंस में जो प्राइज है, ये नोबेल प्राइज के रूप में पढ़ते हैं हम इसको ज़रूर, लेकिन ये नोबेल प्राइज नहीं है। नोबेल फाउंडेशन जो है इसको कवर करती है, इसका देख-रेख करती है, लेकिन ये स्वीडन के एक सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उसके द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में ही ये प्राइज़ दिया जाता है, इसलिए इसको मेमोरियल प्राइज़ बोला जाता है। लेकिन चूँकि इसका जो भी है देख-रेख नोबेल फाउंडेशन करती है, इसीलिए ही हम इसको नोबेल प्राइज़ के अंदर पढ़ते हैं। बट इस पे कुछ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। अभी एज़ ए नोबेल प्राइज़ ही पढ़िए, ठीक है? ये मिला था अमर्त्य सेन को वर्क फॉर कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, पहला इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़, ठीक है? इकोनॉमी प्राइज़, ठीक है? नेक्स्ट आता हूँ, वेंकट रामकृष्णा 2019 में 9 में केमिस्ट्री का मिला था, जो स्टडीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम जिसको कि प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी प्रोटीन बनती है, वो राइबोसोम में ही बनती है, ठीक है? तो इसको राइबोसोम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के स्टडी के लिए 2009 में वेंकट रामकृष्णा को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है? तो अभी इस अनुसार से अभी देखें तो ये जितने भी इंडियन हैं, इसमें केमिस्ट्री का कभी क्वेश्चन आ जाएगा, केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला? तो कौन से हैं? इसमें से आप नाम बताइए ढूँढ के, वो है वेंकट रामकृष्णा, ठीक है? तो आपको मैं बताया था कि मैं क्वेश्चन बताते जाऊँगा कैसे पूछे जाते हैं, तो इसी तरह से आप एक छोटी-सी कुछ पॉइंट्स में से आप कई तरह के क्वेश्चन अरेंज खुद से कर सकते हैं, कि कैसे एग्ज़ामिनर सेट करते हैं। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी, जो पीस में इनको प्राइज़ मिला नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में फॉर स्ट्रगल अगेंस्ट द सपरेशन ऑफ चाइल्ड एंड यंग पीपल। ये आपने एक नाम सुना होगा मलाला यूसुफ़ज़ई, इसके ऊपर एक पिक्चर भी आई थी, जो पाकिस्तान की थी।
ये ये मलाला यूसुफ़ज़ई और कैलाश सत्यार्थी दोनों मिलके ही ये गरीब जो बच्चे थे उसके लिए स्ट्रगल किया और इसीलिए उसको शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी जी थे। एंड अभिजीत बनर्जी 2019 में अगेन मेमोरियल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस में मिला फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। जो वैश्विक जो गरीबी है, उसको दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंटल क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया और इसका उन्होंने सुझाव प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्हें मेमोरियल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस में 2019 में दिया गया, अभिजीत बनर्जी, जो इंडियन मूल के थे। तो टोटल हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल हमारे इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर जो अब तक के हैं, वो 9 हैं, जिसमें पहला नोबेल प्राइज़ रवींद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, वो साहित्य के क्षेत्र में 1913 में और दूसरा नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स के क्षेत्र में मिला, जो सीवी रमन को वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट्स। ठीक है? तो इस तरह से अभी इसमें से आप देखेंगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला, किस क्षेत्र में मिला, फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ पहले किसको मिला, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसको मिला, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ किसको मिला, शांति का नोबेल प्राइज़ किसको मिला। इस तरह से आप कुछ भी किसी भी तरह का कूट अरेंज करके देता है, कभी-कभी अरेंज करके देता है कि इसको आप पहले किसको मिला है, उसको अरेंज करें नाम के अनुसार से कूट बना के। तो आप इस पेज को यदि अच्छे से रिमाइंड कर लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह से कूट बना के दे, आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज़ के तो खत्म हो गए हैं जो भी चीज़ है और जो मैं बताया 2020 और 2 और 23 का आप लोग ज़रूर उसको याद करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि ये तो आज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग क्लास था, समझ लीजिए तो आज इंट्रोड्यूस अगेन करने आया था और मैंने पहला क्लास दिया और आगे मैं एक डेडिकेटेड क्लास शुरू करना चाह रहा हूँ आरआरबी, एनटीपीसी के लिए एंड जो टेक्नीशियन की भी भर्ती अभी होनी है, ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो मैं आरआरबी, एनटीपीसी का एक बैच डेडिकेटेड बैच स्टार्ट करूँगा और अभी जस्ट 2 दिन पहले ही बिहार कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया है। देखा है कुछ लोगों को तो सिलेक्शन पा लिए हैं, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, लोग निराश हो रहे हैं। तो निराश होने की कोई बात नहीं है। मेरा प्रॉमिस है, आप हमारे चैनल पे बने रहें, हम आपको गाइड करते रहेंगे और आप हमारे गाइड के अनुसार चलते रहें, आपको बहुत ही जल्द सक्सेस मिलेगा। जल्द ही जल्द सफलता मिलेगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, लिंक को शेयर करें। अभी आगे मैं डेडिकेटेड क्लास बहुत जल्द लाऊँगा, उसकी मैं सूचना आपको दूँगा। ठीक है? धन्यवाद।